अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन्स बायोलॉजी। आज बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 4 के चंद एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बात करेंगे जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। तो आइए आगाज करते हैं आज के लेक्चर का। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा, डिस्क्राइब द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी बेटा, अगर हम लोग सेल की हिस्ट्री को देखें, सेल डिस्कवर कैसे हुआ था, किसने किया था डिस्कवर, और सेल के बारे में डिफरेंट जो स्टेटमेंट्स हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, एनिमल को एज ए सेल का क्या किसने नाम दिया, लीवन हुक ने। बैप्टिस्ट डी लामार्क ने क्या कहा कि जितने भी हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं वो सेल या सेलुलर टिश्यू से मिलकर बनते हैं। रॉबर्ट बाउ ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। श्लेडन और शिवान ने कहा कि एनिमल और प्लांट भी वो सेल से मिलकर बनते हैं। और उसके अलावा रुडोल्फ विर्चू का क्या कहना था, जितने भी न्यू सेल्स हैं वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग जो सेल्स हैं उनसे डिवीजन के सूरत में वजूद में आते हैं। तो ये जो सारी की सारी बेटा हिस्ट्री है, इसको अगर कंबाइन करें तो कंबाइन करके हम लोग कहते हैं कि एक सेल थ्योरी की फॉर्म में हमारे पास आ जाती है। तो सेल थ्योरी के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, पीछे जो मैंने अभी साइंटिस्ट के नेम आप लोगों को बताया, उनकी स्टेटमेंट्स बताई, वो एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा आप लोग। जितने भी ऑर्गेनिज्म है बेटा इस दुनिया में पाए जाने वाले, वो सभी के सभी एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनेंगे। अगर एक सेल होगा उनमें तो यूनिसेलुलर, अगर एक से ज्यादा सेल्स होंगे तो मल्टी सेलुलर कहलाएंगे। दूसरा इसका पॉइंट, जितने भी न्यू सेल्स बनेंगे वो पहले से मौजूद बेटा प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के अंदर डिवीजन की सूरत में बनते हैं। और उसके अलावा सेल क्या है, इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बगैर लाइफ मुमकिन नहीं, स्ट्रक्चर के लिहाज से भी ये बेसिक यूनिट है और फंक्शन के लिहाज से भी। अब कैसे है, हाउ सेल या व्हाई सेल कॉल्ड एज ए यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम लोग कहते हैं कि बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर देखा जाए तो लेबर ऑफ डिवीजन होती है, काम की तकसीम होती है। मतलब हर एक जो ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है या सेल है अपना फंक्शन करता है, और वो सारे सेल का जो फंक्शन है या स्ट्रक्चर है उनका, उनको सम अप करके एक इंडिविजुअल का स्ट्रक्चर या फंक्शन बना देगा। और हर एक सेल का क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा, अपना अपना फंक्शन होगा। स्ट्रक्चर के लिहाज से भी वो यूनिट है, मतलब उसके बगैर हमारी बॉडी नहीं बन सकती, और उसके फंक्शन के बगैर हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती। तो इसके एग्जांपल चंद एक दे रहे हैं। मसल सेल जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। नर्व सेल जो है वो नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करते हैं, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। ग्लैंड सेल जो है ये सिक्रीशंस में हेल्प करते हैं। आरबीसीज जो हैं ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। डब्ल्यूबीसीज जो है वो हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं। ऐसे ही डिफरेंट जो सेल्स हैं वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या इसको डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? अब ये जो मेम्ब्रेन होते हैं ये असल में बेटा बैरियर का काम करती है। सेल के अंदर वाला जो कंटेंट है और बाहर वाला जो एनवायरनमेंट उनके दरमियान में, तो इसने अलाउ करना है चंद एक मॉलिक्यूल्स को कि इसमें से पास हो, बाकी को वो पास नहीं होने देती। किन को पास होने देगी? जिनकी जरूरत होगी अंदर, जिनकी कंपोजिशन की कमी आ चुकी है सेल के साइटोप्लाज्म में, उनको। तो इसी लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से देखा जाए तो सेल क्या है, ये वाला जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये मेंटेन करती है साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन को, इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल को। उसके अलावा व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म बेटा सेल के अंदर जो लिविंग मैटर सारे का सारा होता है, उसमें बेटा हम लोग कहते हैं कि साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अलावा न्यूक्लियस जो है, ये दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके बगैर सेल नहीं फंक्शन करेगा, उसके वजह से सेल लिविंग है। और जो न्यूक्लियस है उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल है, उसका डीएनए है, उसके बगैर भी वो फंक्शन नहीं करता। उस सेल का सारा जो फंक्शन है वो कंट्रोल ही असल में न्यूक्लियस करता है। तो इस वजह से इन दोनों को कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, और ये लिविंग मैटर होता है सेल का। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है, व्हाट इज सिस्टर्नी, गिव इट्स फंक्शन। सिस्टर्नी क्या है और इसका फंक्शन क्या होता है? हम लोग कहते हैं बेटा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मैं डायग्राम भी साथ में यहाँ पे बना देता हूँ, आप लोगों ने भी बना देनी है साथ में। इस तरह की कुछ ये डायग्राम बेटा होती हैं सेल के, ये न्यूक्लियर वेल के साथ यहाँ पे कॉन्टेक्ट होता है। इस तरह की कुछ डायग्राम, ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बन जाता है चैनल्स का। ठीक है, ऐसा नेटवर्क ये बन जाता है। और ये जो मेम्ब्रेन है और इसके जो इनर मटेरियल है उसको ये बाउंड किया हुआ है, बाहर वाले एनवायरनमेंट से अलग किया हुआ है।
तो ये जो मेम्ब्रेन होती है जिसने चैनल के इनर जो मटेरियल उसको बाउंड किया हुआ है, इसको बेटा क्या कहते हैं, फ्लैट भी हो सकते हैं या ट्यूबुलर भी हो सकते हैं। तो इसको बेटा क्या कहा जाता है, सिस्टर्नी का नाम हम लोग देते हैं। उसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन एसईआर एंड आरईआर, इनके में क्या फर्क है। एसईआर बेटा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब अगर इसी में देखें हम लोग, कुछ जो हिस्सा होता है वो स्मूथ होता है, उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, और जो कुछ होता है उसकी सरफेस के ऊपर ऐसे डॉटेड हम लोग लगा देते हैं, ये क्या होंगे, इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो ऐसी सरफेस जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच होंगे वो रफ होगी सरफेस, और ऐसी सरफेस जिसके साथ अटैच नहीं होंगे वो स्मूथ होगी। तो रफ जहां पे होगी उसको हम लोग क्या कह देंगे बेटा, वो राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से प्रोटीन सिंथेसाइज करेगी, जबकि दूसरे के ऊपर नहीं है तो वो क्या काम करती है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, लिपिड मेटाबॉलिज्म करती है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये डिफरेंट इसके क्या है फंक्शन है, और राइबोसोम मौजूद नहीं होते तो प्रोटीन को भी सिंथेसाइज नहीं करेगी ये। तो ये डिफरेंस बिटवीन एसईआर और आरईआर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, पोलिसोम्स कैसे बनते हैं। पोलिसोम्स हैं क्या, तो पोलिसोम्स असल में बेटा हम कहते हैं राइबोसोम का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें बेसिकली दो तरह के सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर और स्मॉलर। जब वो फंक्शन नहीं करता तो ज्यादा ज्यादा हो जाते हैं। अब जब हम लोग कहते हैं कि राइबोसोम्स ने बेटा प्रोटीन बनानी है ना, उसने रीड आउट करना है मैसेज को जो कि मैसेंजर आरएनए लेके आया है, तो जाहिर बात उसके साथ अटैच तो होगा ना। तो काफी सारे जो ग्रुप ऑफ राइबोसोम जो कि किसके साथ अटैच हो रहे हैं, मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो रहे हैं, और राइबोसोम का कौन सा पार्ट अटैच करने में हेल्प करेगा, स्मॉलर सब यूनिट अटैच होगा। तो स्मॉलर सब यूनिट की वजह से बहुत सारे जो राइबोसोम्स होंगे वो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाएंगे और आगे प्रोटीन फॉर्मेशन में वो हेल्प करेंगे। तो ये जो ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच हो रहे हैं मैसेंजर आरएनए के साथ थ्रू द स्मॉलर सब यूनिट, तो इसको बेटा क्या कहा जाता है, पोलिसोम्स का नाम हम लोग देते हैं। इस तरह के कुछ और भी टर्म्स होती हैं, मीजोसोम्स वगैरह, वो भी आगे हम लोग फर्दर जो चैप्टर नंबर 6 होगा बैक्टीरिया के अंदर वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन हो सकता है वो डिफरेंस पूछ ले पोलिसोम और मीजोसोम्स में। मीजोसोम्स असल में जब सेल मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट करती है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, तो वो मीजोसोम्स बना देती है। तो वो आगे फर्दर चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे उसको। तो दूसरा ये था क्वेश्चन नंबर बेटा 7, पोलिसोम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, गिव द फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इसको कहा जाता है और गोल्जी अपरेटस भी कहा जाता है। इसका फंक्शन क्या है बेटा, और ये सेल के अंदर क्या रोल प्ले करती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस जो है असल में बेटा ये एक फ्लैटेंड सैक्स का एक नेटवर्क होता है जिसको सिस्टर्नी का नाम दिया जाता है। अब ये काम क्या करती हैं, ये असल में इन्वॉल्व होती हैं सेल सेक्रीशंस में, मतलब सेल के अंदर डिफरेंट हम लोग कहते हैं कि जो प्रोडक्ट्स बनती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से प्रोटीन्स वगैरह बन गई। अब इस प्रोटीन को बाहर ट्रांसपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो वो क्या करेगी वहां से, मतलब सपोज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के वो वाली प्रोडक्ट्स जो होंगी वो गोल्जी अपरेटस के पास आ जाएंगी। अब गोल्जी अपरेटस ने क्या करना है, उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बना देनी है और इस मेम्ब्रेन ने उसको पैक कर देना है, एक मेम्ब्रेन जो है पैकिंग हो जाएगी और उस पैक्ड मटेरियल को देन ट्रांसपोर्ट बेटा कर दिया जाएगा आउट ऑफ द सेल। तो ऐसे बेटा ये इन्वॉल्व होंगे किसमें, सेल की सिक्रीशंस में। यहाँ पे एक मैं डायग्राम भी बना रहा हूँ, गौर से देखिएगा इसके रिलेटेड। हम लोग कहते हैं कि बेटा सपोज ये वाली हैं गोल्जी अपरेटस, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सपोज हम लोग कह देते हैं कि बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये है इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब होना क्या है, होना बेटा ये है कि यहां से प्रोटीन बनेगी, ये सपोज प्रोटीन बन चुकी है, प्रोटीन बन के ये किसके पास आ जाएगी, ये है सपोज हम लोग कह देते हैं कि गोल्जी अपरेटस, इसके पास आ जाएगी। ऐसे ये नेटवर्क होता है किनका, फ्लैटेंड सैक्स का। ये सपोज हम लोग कहते हैं GA फॉर गोल्जी अपरेटस, और ये क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और खास तौर पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से। अब ये प्रोटीन बन के जैसे यहाँ पे आ जाएगी तो इसके इर्द गिर्द बेटा क्या बन जाएगी, ऐसे मेम्ब्रेन बन जाएगी। इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको बाउंड कर दिया जाएगा कि मेम्ब्रेन के जरिए, और देन इसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा
आउट ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब ये सपोज ग्रीन कलर में मैंने लाइन बनाई है, मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से बाहर अगर भेजना है तो कैसे भेजेंगे, सिक्रीशंस के फॉर्म में, और वो सिक्रीशन असल में पैक्ड होती हैं विद इन सेल, सेल मेम्ब्रेन तक उसको पहुंचाने के लिए पैक करके पहुंचाया जाएगा, और ये कौन काम करेगी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स काम करेगी। इसी वजह से इसको हम लोग पैकिंग यूनिट ऑफ द सेल का नाम भी देते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको पैकिंग यूनिट ऑफ द सेल भी कहते हैं, पैकिंग यूनिट भी कहा जाता है सेल का इसको, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वन अगर हम लोग देखें, व्हाट इज टे-सेट डिजीज। टे-सेट डिजीज क्या है, हम लोग कहते हैं कि बेटा लाइसोसोम्स, असल में लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, लाइसोसोम्स सेल के अंदर समझने के डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि डिफरेंट सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी हेल्प करेंगे, या कोई ओल्ड कोई माइटोकॉन्ड्रिया है या कोई और सेल की ऑर्गेनेली है तो उसको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं, या जो प्रोडक्ट आई है असल में जो कि पैकिंग यूनिट बन चुका है, पैक्ड हो चुका है फूड वैक्यूल, तो उसको भी वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये डिफरेंट डाइजेस्टिंग एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो लाइसोसोम सेक्रीट करते हैं। अब बार दफा कुछ एंजाइम जो होते हैं वो नहीं बन पाते लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स की वजह से, तो उसकी वजह से लिपिड मेटाबोलाइज नहीं कर पाते और वो हमारे ब्रेन के सेल्स में क्या हो जाते हैं, कॉमुलेट हो जाते हैं, और उसकी वजह से रिटार्डेशन, ब्रेन की रिटार्डेशन हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, और इवन डेथ भी हो सकती है। तो ये जो डिसऑर्डर होगा जो कि लाइसोसोम ने वो एंजाइम्स नहीं बनाए जो कि लिपिड को मेटाबोलाइज कर रहे थे, उसकी वजह से लिपिड क्या हो जाएंगे, आपके मेंटल, आपके ब्रेन के सेल्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन, ब्रेन जो है वो कम काम करने शुरू कर देगा और इवन डेथ भी हो सकती है। तो ये बेटा टे-सेट डिजीज का एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, व्हिच ऑर्गेनेली हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ सीडलिंग इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर सीड की जर्मिनेशन में कौन सी ऑर्गेनेली हेल्प करती है, तो इसका नाम है बेटा ग्लायोक्सिसोम्स। अब ग्लायोक्सिसोम के अंदर डिफरेंट एंजाइम, कैटालेज वगैरह ये डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, लेकिन उसके अलावा इसमें बेटा फैटी एसिड्स भी मौजूद होते हैं। उस फैटी एसिड को मेटाबोलाइज किया जाता है जब सीड जर्मिनेट कर रहा होता है, तो उसको मटेरियल वगैरह, उसको एनर्जी वगैरह प्रोवाइड कैसे की जाती है, ऐसे एंजाइम्स के जरिए जो कि फैटी एसिड्स को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट करके उस सीड को, उसके अंदर जो एम्ब्रियो है उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, और फिर वो क्या करना शुरू कर देता है, जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही इन ग्लायोक्सिसोम के जरिए सीड की क्या हो जाती है, जर्मिनेशन हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है, सीडलिंग कहा जाता है बेटा। तो फैटी एसिड को डाइजेस्ट करके सीडलिंग को प्रोवाइड कर दिया जाता है, और सीडलिंग जो है वो आउट ऑफ द सीड कोट आके आउट ऑफ द सॉइल आ जाएगा और जर्मिनेट कर जाएगा। तो ये बेटा ऑर्गेनेली जो है वो ग्लायोक्सिसोम इस सीडलिंग की जर्मिनेशन में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स में क्या फर्क है। माइक्रोट्यूब्यूल्स बेटा ट्यूब्यूल्स साथ में है, तो इससे आप लोगों ने याद रखना है कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनता है, और जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये बेटा एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। पहले तो डिफरेंस ये हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस क्या है, जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं ये लॉन्ग होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, जबकि ये वाले जो है वो मोर सिलेंड्रिकल्स होंगे, ज्यादा मतलब पैकिंग जो है इसकी या ट्यूब लाइक जो है वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या है, इन्होंने बेटा ड्यूरिंग द सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन भी करनी है और उसको डिफॉर्म भी करना है, मतलब बनाने में भी और उसको खत्म करने में भी हेल्प कौन करेगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स करेंगे। जबकि माइक्रोफिलामेंट्स क्या हैं, ये इन्वॉल्व होंगे बेटा किसके अंदर, सेल का जो इंटरनल मोशन होता है, मतलब जिसको साइक्लोसिस का नाम देते हैं। ये जो सेल का इंटरनल मोशन है बेटा, इसके लिए एक और भी टर्म यूज करते हैं, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस, तो साइक्लोसिस का अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। जो साइटोप्लाज्म मूव करता है, मतलब जैसे सपोज हम लोग कह देते हैं कि प्रोटिस्ट है, अमेबा है, अमेबा जब मूव करता है ना छोटोपोडिया के जरिए, तो इसका सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी मूव करता है। उसी मूवमेंट की वजह से एक जगह से दूसरे जगह जब जाता है अमेबा, तो अपनी शेप को भी क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, उसी सेल की साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से। तो सेल की साइटोप्लाज्म को मूव करवाता कौन है, माइक्रोफिलामेंट्स करवाते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा सेल के अंदर हम लोग कहते हैं कि ऐसा समझने के ऑर्गेनेली जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन को यूज करते हुए
फूड को मेटाबलाइज किया जाता है, फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है और एनर्जी जो है उसको रिलीज कर दी जाती है इन द फॉर्म में, ट्रांसफॉर्म कर दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि सेल की एनर्जी करेंसी है। सेल ने जितनी भी एनर्जी यूज करनी है अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, वो किस फॉर्म में करेगा? वो एटीपी की फॉर्म में करेगा। तो इसी वजह से इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब जो सेल के मेटाबॉलिज्म करनी है, रेस्पिरेशन करनी है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन के फिर आगे 3 इसमें सब डिवीजन कर दी गई हैं। ग्लाइकोलाइसिस होती है जो कि साइटोप्लाज्म में है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को दे दिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 प्रोसेसेस होते हैं, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्रेब्स साइकिल जो बेटा होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो किस पे होगी? वो बेटा जो इनफोल्डिंग्स होती है, जिसको हम लोग क्रिस्टी का नाम देते हैं, वहां पे बेटा होगी। तो इस वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और ये अपने आप को रेप्लिकेट भी कर सकती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए, और अपनी प्रोटीन भी बना सकती है राइबोसोम्स की वजह से। फिर उसके बाद नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज न्यूक्लियोइड? न्यूक्लियोइड क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अगर हम लोग देखें बेटा, तो उसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो नहीं होती। जो जेनेटिक मटेरियल है वो एज सच हम लोग कह देते हैं कि यहाँ पे मैं डायग्राम भी बना देता हूँ इसको रेज करके। जी, सपोज हम लोग कह देते हैं कि ये कोई सा भी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें ये वाला क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, इसका क्रोमैटिन मटेरियल है। अब इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है और ये डायरेक्टली सबमर्ज है किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये वाली जो जगह होगी बेटा, जिस जगह पे ये मौजूद है, द प्लेस इन द साइटोप्लाज्म वेयर जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट विदाउट न्यूक्लियर एनवेलप। तो ऐसी प्लेस को, ऐसी जगह को बेटा क्या कहा जाता है? ऐसी जगह को हम लोग न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। तो ये न्यूक्लियोइड का क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग ने याद रखना। अपने सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको आप लोगों ने ऐसे लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, लास्ट क्वेश्चन, ऑटोफेगी। ऑटोफेगी क्या है? अब जो लाइसोसोम्स होते हैं बेटा, लाइसोसोम्स खास तौर पे हम लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और कुछ ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं जो कि पुराने ओल्ड या वॉर्न आउट जो पार्ट्स होते हैं सेल के या ऑर्गेनेलिज होती हैं उनको भी खत्म कर देते हैं। आरबीसीज को खत्म किया जाता है, या हम लोग कह देते हैं कि इनगल्फिंग भी कर लेते हैं कुछ वो मैक्रोफेजेस वगैरह। लेकिन उसके अलावा ये अपने ही सेल की जो ओल्ड ऑर्गेनेलिज होती हैं उसको भी खत्म कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इस वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है? ऑटोफेगी का नाम। ऑटो मतलब खुद, फेगी मतलब खाना, खुद ही अपने पार्ट्स को खा लिया जाता है। और इसकी वजह से सेल क्या हो जाता है? रिसाइकल हो जाता है, सेल का मटेरियल रिसाइकल हो जाता है, न्यू बन जाते हैं और सेल रीन्यू हो जाता है। तो ये वाला जो प्रोसेस है जिसके दौरान सेल अपने आप के जो मटेरियल्स हैं या जो ऑर्गेनेलिज हैं उनको खा लेगा, और उसी वजह से इसको क्या कहा जाएगा? ऑटोफेगी का नाम हम लोग देते हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बात की है। उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आसान भी लगे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से मैंने निकाल के आप लोगों के सामने पेश किए हैं। तो ऐसे ही आप लोगों ने इनको याद भी करना है और पेपर के अंदर अटेम्प्ट भी करना है, तो इंशाल्लाह मार्क्स भी आप लोगों के अच्छे आएंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।